हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके पहले हमने जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ को पढ़ लिया स्टूडेंट्स। रही बात इनके नोट्स की, तो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिया, आपने उनको डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाकर अभी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स के भी नए वीडियो मिल सके और आपकी पढ़ाई आगे बढ़ सके। स्टूडेंट, देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 10, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको समझना है स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो देखना जरूरी होते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके देखें ताकि इसकी बेहतर समझ आप अपने आप में बना सके। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? स्टूडेंट्स, हम सभी लोग एक बात को जानते हैं कि जब हम कोई वर्क करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और हम किसी वर्क को करना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम वर्क परफॉर्म करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और हम वर्क करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट्स, इन दोनों बातों के लिए कुछ जो वैज्ञानिक थे, जैसे केल्विन या प्लांक, इन्होंने अपना अपना कंसेप्ट दिया, और उसके आधार पर ही सेकंड लॉ को बनाया जा सका। स्टूडेंट, तो देखते हैं, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द वर्क एंड वर्क कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द हीट। हीट को ट्रांसफर किया सकता है वर्क में, और वर्क को ट्रांसफर किया जाता है हीट में। व्हाट विल द कंडीशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन? इस ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या है? दिस कंसेप्ट इज इन्वॉल्व इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और यही कंडीशन जो बताई जाएगी वो ही इन्वॉल्व है काय में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत क्या हुई, यही बताने के लिए कि वर्क करने पर हीट एनर्जी जनरेट होती है, और हीट से ही हम वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। केल्विन, प्लांक एंड क्लासियस वर्कड ऑन दिस थ्योरी एंड गेव देयर स्टेटमेंट्स। यहाँ पर केल्विन, प्लांक और जो है क्लासियस ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए और इस सेकंड लॉ को डेवलप किया। स्टूडेंट, देखते हैं केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए, केल्विन प्लांक ने क्या बताया था। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नो हीट इंजन कैन कन्वर्ट एंटायर एब्जॉर्ब हीट एनर्जी इनटू वर्क विदाउट रिजेक्टिंग सम हीट टू द सिंक। बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने। देखिए, जो हम पढ़ चुके हैं, स्टीम इंजन में भी इन्होंने बताया था, या इन्होंने नहीं बताया, मतलब स्टीम इंजन की थ्योरी में बताया गया था, या फिर हम कहें कि एक्सटर्नल इंजन में बताया गया था। उसके बाद हमने देखा कि कार्नो इंजन में भी ये बात बताई गई थी कि जब हम किसी सोर्स से एनर्जी को लेते हैं, उसमें से एक पार्ट का वर्क में कन्वर्ट करते हैं, वर्क में कन्वर्ट करने के बाद बचा हुआ पार्ट हमें सिंक को देना जरूरी होता है। ऐसा कोई इंजन या कोई ऐसी मशीन नहीं होती जो सोर्स से ली हुई टोटल एनर्जी को टोटल वर्क में कन्वर्ट कर देती है। तो ये बात हमें देखना है कि इन्होंने इस बात को बेस माना है कि टोटल एनर्जी जो ली गई सोर्स से वो कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, उसका एक पार्ट कन्वर्ट होगा, बाकी हमें किसको देना होगा, सिंक को देना होगा, रिलीज करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नो हीट इंजन कैन कन्वर्ट, कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना है, एंटायर एब्सॉर्ब हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क विदाउट रिजेक्टिंग सम हीट टू द सिंक। सिंक को दिए हुए एनर्जी के एक पार्ट को सिंक को दिए बगैर पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा इंजन नहीं बना है स्टूडेंट। दिस इज द बेसिस ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, और यही उनका बेसिक था। इसी बेस पे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स, क्या है, जो मैंने रेड लाइन में मेंशन किया हुआ है, सिर्फ स्टेटमेंट आपको लिखना है, थ्योरी पार्ट स्टूडेंट। It is impossible for heat engine to convert entire amount of heat absorbed and at constant temperature from a source and convert into work। ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल किसी हीट इंजन के लिए कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे सोर्स से ली हुई टोटल एनर्जी को टोटल वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा पूरी तरह से इम्पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स। यही केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है स्टूडेंट। और क्लासियस ने इसमें स्टेटमेंट क्या दिया वो हम देखते हैं। क्लासियस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। उनका स्टेटमेंट जो है इंजन पे नहीं है, उनका स्टेटमेंट जो है रेफ्रिजरेटर के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट। इट ट्रांसफर्स हीट एनर्जी हीट फ्रॉम द बॉडी टू लोअर टेम्परेचर टू द बॉडी एट द हायर टेम्परेचर। एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस। जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है रेफ्रिजरेटर का वर्क, कि हमें क्या करना है, लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से और हीट एनर्जी को लेना है और उससे हाई एनर्जी वाले सोर्स को दे देना है। यही उसका प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस। द ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एक्सटर्नल वर्क। और जो हीट का जो ट्रांसफर है वो एक्सटर्नल वर्क के बगैर पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि वर्किंग सब्सटेंस पे हम यदि कोई वर्क करना चाहते हैं एक्सटर्नल एजेंसी से, तो हमने क्या ली थी एक्सटर्नल एजेंसी, हमने उसको यूज़ किया था रेफ्रिजरेटर में, किसके रूप में, हमने कंप्रेसर के रूप में यूज़ किया था। और वो एजेंसी के से वर्क किस पर करवाया था, हमने करवाया था गैस पर, नियॉन। अब वो गैस थी हमारी अमोनिया या फ्रियॉन, उस पर करवाया था। तो ये बहुत अच्छी बात है। इट ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर टू द बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ये क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से बॉडी को हायर टेम्परेचर पे। यानी एक सीधी सी बात है कि यदि आपको कभी भी, हमको एक प्रिंसिपल सीखने को मिलता है हीट का, कि हीट हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो करती है। लेकिन क्या हम ये दिमाग में लाते हैं कि क्या कभी हीट लो लेवल से या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो करे? तो क्लासेस कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की हीट को फ्लो करवा सकते हैं, बशर्ते लो टेम्परेचर वाले एजेंसी वर्क, लो टेम्परेचर वाले फैक्टर पर हमें एक्सटर्नल वर्क करवाया जाए। हम करेंगे
तो ही वो वर्क करने से वो एनर्जी लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो करेगी। वही यहाँ पर लिख कर बताया गया स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस, ये बहुत ज़रूरी है। द ट्रांसफर ऑफ हीट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एक्सटर्नल वर्क, और इस प्रकार से हीट का ट्रांसफर लो लेवल से, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम एक्सटर्नल वर्क उस लो टेम्परेचर वाले फैक्टर पर नहीं करते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिक स्टेटमेंट। दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिक स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी, इनके अनुसार it is impossible for a system to transfer heat from body at lower temperature to body of higher temperature without any external work done on the system by external agency। यही मैंने आपको बताया था अभी कि हमें लो टेम्परेचर वाले से हीट लेकर हायर टेम्परेचर वाले पे सप्लाई करना है, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होगी, नेचुरली नहीं होगी। इसे करने के लिए हमें लो टेम्परेचर वाले फैक्टर पर, ऑब्जेक्ट पर या उस जो एजेंट है उस पर हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तब वो हीट एनर्जी वहाँ से हायर एनर्जी वाले लेवल की ओर फ्लो होगी। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट से ये पढ़कर याद रखने के हैं, सिंपल रूप में आप इनको लिख देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जब सेकंड लॉ पूछा जाएगा तो दोनों फैक्टर्स को लिखना ज़रूरी है, दोनों किस बेस पे वर्क कर रहे हैं वो बेस भी लिखना ज़रूरी है, और फिर उनके स्टेटमेंट लिखिए। डायरेक्ट स्टेटमेंट से आपको कोई आंसर का जो है पूरा आउटपुट नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसका इंट्रोडक्शन के साथ में वो किस बेस पे है वो ज़रूर लिखें। साथ साथ ये बात फिर रिपीट कर दूँ कि केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट अलग से एक्सप्लेन करें और क्लासियस का अलग से स्टेटमेंट एक्सप्लेन करें, क्योंकि दोनों का बेस अलग है। एक कार्बन इंजन पे बेस्ड है या एक हीट इंजन पे बेस्ड है, और दूसरा रेफ्रिजरेटर की थ्योरी पे बेस्ड है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इनको पढ़कर ही आप लिखकर समझ सकेंगे, और यदि आप इस तरह से लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।